सबसे पहले तो नेपाल और यूएई दोनों टीमों को कहीं ना कहीं बिग कांग्रेचुलेशंस की इस तरीके का मैच प्रोड्यूस डेफिनेटली एसोसिएट में अगर कोई दो टीमें कर सकती हैं, स्कॉटलैंड नीदरलैंड एक है और उसका मैच प्रोड्यूस की हम बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट ऐसा प्रोड्यूस तो स्कॉटलैंड नीदरलैंड मैच में भी नहीं होगा, वो फैंस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैच जो प्रोड्यूस किया है वो स्कॉटलैंड नीदरलैंड वर्सेस नीदरलैंड जब हमें देखने को मिलेगा और नेपाल वर्सेस यूएई आज मिला था, क्या मैच जैसे वर्ल्ड कप क्वालीफायर फाइनल में देखा था इसी साल स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड जो हुआ था जिम्बाब्वे में, क्या कमाल का मैच। तो सबसे पहले तो वेल डन गाइस, क्या इतना अच्छा क्रिकेट, जो क्रिकेट की बात करते हैं दोनों टीमों ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर दिखाया। सबसे बड़ी इस चीज की दोनों टीमों की तारीफ होनी चाहिए, मजा आ गया। लास्ट के 3 से 4 ओवर जो है वो हमने खड़े होकर ही देखे, ऑलमोस्ट हम अपने टॉप पे थे कि क्या शानदार मैच जो चल रहा था दोनों की तरफ से। एक बॉल पर नेपाल जबरदस्त वापसी कर रहा था, दूसरी पे यूएई ने एक बाउंड्री लगा दी, फिर उन्होंने डबल ले लिया, फिर एक और रन आउट हो गया दिवेंद्र सिंह का, वो सब आगे बात और करते हैं क्योंकि जो मोमेंट बना ना कमाल का मजा है। बस इस तरीके के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल, और नेपाल यूएई जब भी खेलती है देखने को मिला तो है, लेकिन आज एक और बार प्रोड्यूस किया है। इस सीरीज में वैसा अभी तक नहीं मिला था नेपाल वर्सेस यूएई, लेकिन फाइनल में जाकर एक जबरदस्त मैच देखने को मिला, तो उसकी ज्यादा खुशी हुई है कि मैच जो है वो बेहतरीन देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज और मैं कहना चाहूंगा, फिर एनालिसिस की तरफ भी चलेंगे कि इस सीरीज में जब ये सीरीज अनाउंस हुई थी तो हमने भी कहीं ना कहीं हमारा भी ये मानना था कि ये जो सीरीज है ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी तीनों टीमों के हाथ से। और देखिए जब ये सीरीज खत्म होकर आई है, जब ये सारे जो टीम है 3 टीमें इसमें से निकल कर आई है, तो तीनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है। 2 अलग अलग स्टेडियम्स में मैचेस होने हैं एशियन गेम फाइनल, वहां पे भी देख लिया ट्यू में यूएई और नेपाल ने प्रैक्टिस कर ली, मुल्तानी में वो खेल चुके हैं। उसके बाद टीम हारी भी, टीम जीती भी, टीम की तीनों टीमों की पहले बैटिंग भी आई है, बाद में बैटिंग भी आई है, तो हर तरह से टीम ने टेस्ट किया। तीनों का टॉप ऑर्डर धराशायी भी हुआ है, तीनों का मिडिल ऑर्डर भी कभी-कभी धराशायी हुआ है, तीनों का लोअर ऑर्डर भी कभी-कभी धराशायी हुआ है। तो हर पैमाने पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन, अच्छा टेस्ट तीनों ही टीमों का हुआ है। कहीं ना कहीं जो क्रिकेट बोर्ड है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड हो, यूएई हो और हांगकांग क्रिकेट बोर्ड हो, तीनों को दाद देनी होगी जिन्होंने भी ये आइडिया रखा था इस सीरीज का, बहुत अच्छा था और अच्छी प्रिपरेशन इन कंपेयर टू रीजनल फाइनल्स का ये जरूर हुआ है। तो इसमें भी ये सीरीज पास जरूर होती है, एक अच्छा क्रिकेट देने में वो भी पास हो गई फाइनल गेम में जो बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी चीज और कहना चाहूंगा मैं यार, क्योंकि मैच इतना बेहतरीन हुआ था कि लास्ट में जब एंड्रू लियोनार्ड सर ने कमेंट्री के वक्त कहा कि यूएई ने जो है बदला ले लिया प्रीमियर कप का, तो वहां पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि एक जो नेपाल ने जो स्पॉट लिया था वो एशिया कप का लिया। एशिया कप बहुत बड़ा स्पॉट होता है और एक बायलैटरल सीरीज हारना वो एक अलग चीज होती है। तो अभी भी यूएई को बदला लेना बाकी है, अभी भी नेपाल जो है, नेपाल ने ज्यादा बड़ा दर्द दिया है इन कंपेयर टू यूएई अगर हम बात करें। हाँ, ये अगर ऐसा हुआ कि रीजनल फाइनल में नेपाल वर्सेस यूएई हो रहा है सेमीफाइनल और यूएई ने वहां हरा दिया तो हम कह सकते हैं कि हाँ बदला लिया है। अभी यूएई ने कोई बदला नहीं लिया है, हाँ एक सीरीज जरूर जीती है और ये इसमें खेल बहुत बेहतरीन दिखाया है। अब बात करते हैं कि आखिर नेपाल इस मैच में हारा तो हारा कैसे। अब हारने की बात करते हैं और यूएई जीता तो जीता किस तरह से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले कंपैरिजन से हमेशा की तरह करेंगे, फिर बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, कई सारी चीजों पर है, अंपायरिंग पे, फील्डिंग पे, उसके बाद बैटिंग यूनिट पे, लोअर ऑर्डर पे, बॉलिंग पे, हर चीज पर बात होगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन से करते हैं। बिल्कुल, देखिए नेपाल की बात करें, पहले बल्लेबाजी नेपाल ने की तो उन्होंने 1 से 6 ओवर में नेपाल ने 61 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं यूएई ने एज कंपेयर करें तो 67 रन बनाए और कोई भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो 1 से 6 ओवर का फेस है ये यूएई के नाम गया, तो 1-0 की लीड जो है वो यूएई ने ली। उसके बाद 7 से 15 की बात करें तो यहाँ पर नेपाल ने 62 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ पर हुआ। वहीं पर यूएई ने इस 7 से 15 के फेस में 45 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ यूएई को हुआ। तो ये फेस, मिड फेस, ये नेपाल के नाम गया जो कि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला एज कम्पेयर टू यूएई। तो एक फेस दोनों ने यहाँ बराबर शेयर कर लिया, बांट लिया, इक्वल में है दोनों। वहीं पर तीसरे फेस की बात करें 16 से 20 की, तो यहाँ पर नेपाल ने 39 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर यूएई ने बनाए हैं यहाँ पर 45 रन और सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ कमाल की वापसी जो रही है यूएई के लिए भी, और ये फेस भी यूएई ने जीता है और ये दूसरा फेस है जो यूएई ने जीता और एक फेस सिर्फ नेपाल जीतने में कामयाब रहा। बिल्कुल, अगर आप तीसरे फेस को देखेंगे 39 रन नेपाल ने मारे थे, 45 रन यूएई ने, तो 6 रन यहाँ ज्यादा हुए। 1 विकेट नेपाल का ज्यादा गिरा था, यूएई का 1 विकेट कम गिरा, तो 1 विकेट से भी यानी 6 रन और 1 विकेट ज्यादा उनका रहा थर्ड फेस में, जो वो कहीं ना कहीं 2 फेस जीतने में कामयाब रहे। तो 2 फेस यूएई और 1 फेस नेपाल यहाँ पर जीता और कहीं ना कहीं यूएई इस गेम को भी जीतने में कामयाब जरूर रहा। लेकिन अब चलते हैं उस एनालिसिस की तरफ, कहां पर क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां नेपाल से हुई हैं और यूएई से भी गलतियां काफी सारी
हुई है और यूएई ने क्या कुछ बेहतर किया इस गेम को जीतने के लिहाज से। सबसे पहले यहाँ बात करें, कुशल आसिफ आज यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आए और कहना होगा यार कुशल का आज बहुत अच्छा लकी डे था, क्योंकि दो उनके 4 रन पे थे तभी उनका कैच नहीं छोड़ा, जवादुल्ला ने कैच छोड़ा जो वहाँ पे कैच छूटा, उसके बाद फिर से एक और कैच छूटा उसी जगह पर, शायद फील्डर भी वही थे दो बैक टू बैक कैचेस उन्होंने छूटे और एक एलबीडब्ल्यू जो अपील हुई लगभग वो 40 के करीब थे, तो वहां पर वो अयान की जो वो कहीं ना कहीं आउट था, वो एंड्रू लैंड भी कह रहे थे कि बहुत क्लोज है, ये शायद ये आउट ही होना चाहिए था, तो वहां पर एक अंपायरिंग होता है, लेकिन अंपायरिंग की हम बात नहीं करते, जैसे आप जानते हैं कि दोनों तरफ से वही होता है, यही होता है, ये बस इसी चीज की हम बात करते हैं कि कभी कभी ओपोनेंट टीम को भी उसका फायदा होता है, कभी कभी आपकी टीम को उसका फायदा होता है, तो एशियट में इस तरह की जब तक डीआरएस यहाँ नहीं आएगा जब तक ये चीजें चलती ही रहेंगी और उसका नुकसान दोनों को होगा, फायदा भी दोनों को ही मिलता है, एशियट में भी देखने को मिलता है। तो ये खैर चीजें लकी है। अभी कुशल बुरतल ने नहीं कहा था आज आप मेरे कैचेस छोड़ दें, अब यार कुशल बुरतल को जब मौका मिला तो उन्होंने उस पर भुना जरूर है, एक अच्छी इनिंग आई है और रीजनल फाइनल से पहले जो हम कह रहे थे कि कुशल का कम से कम बल्ले से कुछ रन निकले वो आज देखने को मिले, तो ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है, वो कैचेस वैचेस वो मैच का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शॉट्स आप चौके छक्के लगाने के तरीके देखिए, अगर वो भी मिस टाइम या मिसजज तरीके से जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ 50 रन बल्ला चलाया इधर गया उधर, ऐसा नहीं था, जरूर वो पहुंच गए अगर ऐसा होता, लेकिन शॉट्स जो थे वो लाजवाब थे, स्ट्रेट भी उन्होंने मारा, चौके छक्के भी जो उन्होंने लगाए, जो फ्लिक था लेग साइड पे वो कमाल का था, तो बहुत बेहतरीन इनिंग है। अगर बाउंड्रीज भी अगर आई करके लगती तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ ये बेकार इनिंग है, ये वो आउट हो ही गए थे पहले, लेकिन जिस तरीके से चौके छक्के गए हैं उससे एक अच्छी एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा कि यार चलो मैंने भी आज थोड़ी सी इनिंग्स खेली है, रन्स बनाए हैं, उम्मीद करेंगे कि कुशल बुरतल जो है रीजनल फाइनल्स में भी अच्छा परफॉर्म करे और ऐसे ही बस थोड़ा कंट्रीब्यूट करे। आज अच्छा डे रहा है, लकी डे भी रहा है, लेकिन रन्स भी जरूर बने। बिल्कुल आपको उसको क्रेडिट देना होगा जो उन्होंने रन्स उसके बावजूद भी किए हैं, क्योंकि वो रन जो जैसा मैंने कहा वो अच्छे शॉट्स पर आए, बिल्कुल इसीलिए आपको कुशल को वहां पर क्रेडिट जरूर देना होगा। तो एक रीजनल फाइनल से पहले कुशल बुरतल के बल्ले से भी रन्स आ गए, ये एक पॉजिटिव साइन जरूर रहेगा नेपाल के लिए। उसके बाद आसिफ शेख जो बोल्ड हुए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली पूरी तरह से क्लूलेस थे, आसिफ को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल से वहां पर पैरों की मूवमेंट की जरूरत थी। बिल्कुल हाँ जरूर, और थोड़ा सा आगे खेल के जो उन्होंने खेला भी होगा अपनी 62 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली थी वहां पर, लेकिन आज थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लूलेस नजर आए कि बैकफुट पे गए और फिर एक हाथ से उन्होंने बैट भी शायद छोड़ दिया था, मेरे ख्याल में उनका जो बॉटम हैंड है वो छूट गया था कहीं ना कहीं, तो वो भी सीधा बॉल थोड़ी अंदर भी आती चली गई और काफ़ी गैप रहा बल्ला और पैड में, जो है बैट और पैड में काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला। अगर थोड़ा सा आगे आकर उसे खेलते, अपनी बॉडी को आगे ले जाते तो आसानी से खेल सकते थे, जो उन्होंने पहले भी खेली है, लेकिन आज थोड़ा सा उनसे मिस टाइम या मिस जज हो जरूर गया। बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे। उसके बाद यहाँ बात करें तो कुशल मल्ला को भेजा गया, ये हमने चीज़ कहीं ना कहीं अपने बैटिंग यूनिट वाले वीडियो में कही थी, आपने सुना होगा कि इस डाउन पर 1 डाउन पर में हमारे हिसाब से बेहतर रहेगा कि रोहित पुड़ैली आए। कुशल मल्ला बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर मान के चलिए आपका पहला विकेट 80 85 90 पे गिरा है तो आप कुशल मल्ला को भेज सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म होगा। जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मामला उतना वो नहीं है, अभी हमें एक पार्टनरशिप की जरूरत है और इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच था ये फाइनल, वहां पर रोहित पुड़ैली को आकर एक पार्टनरशिप बिल्डअप के शुरू 30-35 रन पार्टनरशिप बिल्डअप कर फिर कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह के प्लेटफॉर्म सेट होता तो और बेहतर होता। ये एक चूक जरूर हुई है, इस पे कहना नहीं कैप्टन को और कोच को जो है गौर जरूर करना चाहिए कि यहाँ पर हमें कुशल मल्ला को बिल्कुल भेजे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जरूर अगर 80-90 पर 0 है तो वहां पर एक विकेट है तो वहां पर कुशल मल्ला की एंट्री परफेक्ट बनती है, लेकिन उससे कम कुछ है 50-40 कुछ है, पहला विकेट आज 40 पे शायद पहला विकेट गिरा था तो वहां पर रोहित पटेल परफेक्ट होती है। एक गलती जरूर यहाँ पर हुई है, रोहित पटेल को ऊपर आना चाहिए था, कुशल मल्ला शॉट मारने गए और क्लीन बोल्ड कहीं ना कहीं वो हो गए। उसके बाद रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह के बीच में एक पार्टनरशिप जरूर हुई छोटी सी, यहाँ पर दोनों काफी तेज तरह रन भाग रहे थे। एक तो जो मैंने देखा कि जब मेरे ख्याल से पॉइंट की तरफ जो दीपेंद्र ने शॉट मारा था वो हाथों में ही बॉल थी, उसके वो 2 रन निकल गए, तो रनिंग विकेट में कोई डाउट रहा ही नहीं है दीपेंद्र के भी और रोहित के भी। एंड उसके बाद दीपेंद्र सिंह डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो क्लीन बोल्ड हुए। अली नासिर की बॉल एक अच्छी सी थोड़ी सी अंदर हरकत रहती हुई अंदर को जरूर आई, दीपेंद्र सिंह स्ट्रेट से कहीं उड़ाना चाह रहे थे और क्लीन बोल्ड कहीं ना कहीं हो गए उस शॉट से। मैं नहीं कहूँगा बचा सकता था कि उसी शॉट पे उन्होंने रन्स भी किए, जी हाँ रन्स भी किए। अब ये नहीं कह सकते हो जाता है, अब ये नहीं कह सकते कि शॉट मारना ही नहीं चाहिए था तो कौन सा शॉट मारते, इस शॉट में उन्होंने रन्स किए हैं तो ऐसा नहीं है, वो बॉल अच्छी थी, अच्छे लेंथ पर आई और पड़ी और वो क्लीन बोल्ड हुए, तो वहाँ पर बॉलर को थोड़ा क्रेडिट हम जरूर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रोहित पटेल का भी विकेट कहीं ना कहीं गिर गया और वहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा यार, क्योंकि आपको याद होगा बैटिंग यूनिट वाले वीडियो में हमने एक चीज आपके सामने कही थी, अगर आपने पूरा वीडियो सुना हो, कि एक चीज का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है और वो है नीचे के लोअर ऑर्डर बैट्समैन का टेस्ट।
अभी तक, और आज वो एक टेस्ट परफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला। इसीलिए हमने कहा कि प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हुई है तीनों टीमों की। अगर आप देखें आज मेरे ख्याल से 7 ओवर करीब पड़े थे जब ऊपर के टॉप 5 प्लेयर आउट हो गए थे, दीपेंद्र, रोहित, आसिफ और कुशल, पांचों आउट हो गए थे। उसके बाद 7 ओवर करीब पड़े थे और 105-110 रन करीब टीम के थे। उसके बाद लोअर ऑर्डर के पास जो जिम्मा था शायद बयान उसे करने में कामयाब नहीं रहे, और यही इस चीज की हम बात कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। संदीप जोरा 10 रन 10 बॉलों में, गुलशन जहाँ 5 रन 8 बॉलों में, वहीं सोमपाल कामी 13 रन, उन्होंने भी 10 बॉलों से ऊपर ली हैं, 8 बॉलें करेगी। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जरूर है कि थोड़ा सा लोअर ऑर्डर का जो टेस्ट है, जो हमने कहा भी था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साबित हुआ कि हाँ शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोअर ऑर्डर को अपने और ज़्यादा यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग या कुछ और सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इस बड़े इवेंट पर जो आने वाला है कहीं वो सेमीफाइनल मैच ना हो जहाँ पर ये चीज़ें वापस से दोहराई जाए। तो इसको करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कोच सर को और कप्तान को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूर है, एक बैट डे जरूर तैयार सबको रहना है, बस यही है हर डाउन के ऑर्डर को। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज़ ज़रूर है, रोहित पटेल की बॉलें 17 बॉलें हैं और 18 रन है, ये थोड़ी हैरानी जरूर है क्योंकि ऊपर आते आप आउट हो जाएं, 4 बॉल में बनाकर आउट हो जाएं, इट्स ओके, लेकिन 17 बॉलें ले लें और फिर 18 रन बनाएं, थोड़ा सा ये अजीब है। अगर आउट होना चाहते हैं तो पहले हो जाए, अगर नहीं होना है तो फिर रन्स भी थोड़ा सा उस लिहाज से हो। कोई शिकायत नहीं है, रोहित बहुत बेहतरीन प्लेयर है, एक मैच से अगर हम शिकायत करने लगेंगे तो यह हंसी की बात होगी। लेकिन अब ये जो हम एनालाइज कर रहे हैं ये हार जीत की कर रहे हैं। जी हाँ, अब यहाँ प्रिपरेशन के लिहाज से मत सुनिएगा, ये हार जीत की एनालिसिस बिल्कुल। तो 17 बॉलें खेल लेना और फिर भी थोड़ा स्ट्रगल करना, ये अपने आप में थोड़ा अजीब। स्ट्राइक 105 का है तो ज़रूर है, पर नहीं कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा रन्स इसमें और ऐड ऑन हो जाते तो शायद यहाँ पर और ज़्यादा हमें बेहतर दिखता कि स्कोर थोड़ा सा और यहाँ ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि लोअर ऑर्डर की तरफ से इतना कुछ ज़्यादा मिला नहीं है नेपाल को। अगर हम स्कोर देखें तो खासकर संदीप जोरा, गुलशन झा और सोमपाल कामी। बिल्कुल, संदीप जोरा, गुलशन झा और सोमपाल कामी ने 26 बॉलें खेली है कुल मिलाकर और रन्स किए सिर्फ 28 रन। यहाँ पर लोअर ऑर्डर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली। गुलशन झा ने भी वो शॉट की जरूरत नहीं थी जो वो हवाई फायर करने गए, वहां पर वो थोड़ा डीप लेकर जाते तो शायद हमें यहाँ पर 10-15 रन और टीम के लिए वो जोड़ सकते थे। उन्होंने अपनी इनिंग एक बार फिर वापस से यहाँ पर वेस्ट किए, जहाँ पर 8 बॉल में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। रोल ऑर्डर थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेता हुआ नजर आ सकता था। करण केसी थे वो जिन्होंने टीम को 150 पार पहुंचाया, 23 रन की इनिंग रही और लास्ट ओवर जो हम कहें वो एक बहुत बेहतरीन रहा जहूर खान के लिए। वहां पर करण केसी जो है शुरू की 5 बॉलों में कोई भी रन कहीं ना कहीं जोड़ने में नाकामयाब रहे, और वो कितना क्रूशियल साबित हुआ आप एट द एंड जाकर देखिए कि उस एक ओवर का कितना बड़ा फर्क पड़ा। अगर हम रिजल्ट पे अगर आप देखें, जहूर खान की बॉलिंग की आगे बात करेंगे, लास्ट बॉल पर 2 रन आया और उसके बाद 162 का टीम का जो स्कोर ये हाल रहा। तो ये कहीं ना कहीं बैटिंग एनालिसिस यहाँ पर रही है इस गेम में जो एक्सपेक्ट। लोअर ऑर्डर मैं अभी भी कहूंगा, लोअर ऑर्डर ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको दीपेंद्र, रोहित और यही लोग आसिफ रन करते हैं, ये क्या बात हुई। लोअर ऑर्डर भी तो है, उनका टेस्ट हुआ ही नहीं था। आज पहली बार उनका टेस्ट था कि नहीं उनको, और कैप्टन कोच को एक मैसेज भेज सकते थे, नहीं सर हम बैटिंग से भी रेडी हैं, आप टेस्ट आने दीजिए। आज टेस्ट आया लेकिन लोअर ऑर्डर फेलियर रहा। इसी चीज को उठाया था दिल क्रिकेट ने बैटिंग यूनिट वाले वीडियो में, आप उसमें जाकर सुन सकते हैं कि लोअर ऑर्डर का टेस्ट होना एक बार बहुत जरूरी है। टेस्ट हुआ तो सही, लेकिन आज इस टेस्ट में वो फेल जरूर हुए हैं, लेकिन टेस्ट जरूर हुआ, इसमें मानना पड़ेगा। एंड यूएई की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बॉलिंग एनालिसिस को आप किस तरह से देख रहे हैं? जहूर खान हो, बाकी सारे बॉलर्स, अयान अफजल खान हो, ये सारे बॉल्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है अयान ने, कहना होगा 4 ओवर में 19 रन 3 विकेट। जिस तरीके से उन्होंने स्टंप लाइन पे बॉल रखी है आज बहुत बेहतरीन है। बहुत अच्छा टप्पा था उनका, एक उन्होंने सेट करके रखा था, वहीं पर उन्होंने बॉलिंग कराई। इतने बिजी चल रहे हैं वो, एक तरफ यहाँ फिर अंडर 19, इस पर अपनी बॉडी को फिट रखना, ये बहुत तारीफ करनी होगी इसके लिए। जहूर खान ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया है, जबरदस्त, बहुत एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया है। 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट उन्होंने भी निकाले हैं। बहुत शानदार बॉलिंग कराई है। जवादुल्ला एक बार फिर से थोड़ा सा लाइन और लेंथ से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। 4 ओवर में 31 रन, कोई विकेट उन्हें मिला नहीं। जुनैद सिद्दीकी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गए, बहुत ज्यादा, पिछले मैच में गए थे। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा लाइन खासकर कहना होगा ठीक नहीं है जुनैद की। अगर हम बात करें 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट। एक जरूर है मोहम्मद वसीम को, लिनाश केसवानी को जरूर, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था, यहाँ जगह बनती थी उनकी, जिस तरह अली नासिर की जगह पर वो खेल सकते थे। अच्छे हैं, स्पिनर है, उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा उन्होंने किया नहीं है। रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उन्हें। रीजनल फाइनल्स में भी आप उन्हें लेकर जाएं, साथ में बेहतर होगा, उन्हें खिलाएं। अच्छे हैं, इन पिचों पर आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और पेसर्स उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं जब आपके, तो आप स्पिनर पर थोड़ा सा अगर आप दाव लगाएंगे तो कुछ बुरा नहीं है इसमें, जबकि उन्होंने अच्छा किया है।
अच्छा किया है, फिर भी आप उन्हें बाहर बिठा देंगे तो इससे एक कॉन्फिडेंस में बहुत गिरावट आती है। बिल्कुल, मोरल डाउन होता है प्लेयर का। इसमें भी दौरान इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस पूरी सीरीज में, तो कहीं ना कहीं ज़हूर खान का जो लास्ट ओवर था वो बेहतरीन रहा है अगर हम देखें। अच्छा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है वहां पर, जो दो उन्होंने वाइड यॉर्कर रखी उसमें से एक तो वाइड नहीं थी, लेकिन एक वाइड जरूर थी जो कहीं ना कहीं नहीं मिली। वही हमने कहा ना कि अंपायरिंग एरर्स जो है वो दोनों टीमों के लिए होते हैं, क्योंकि यूएई के लिए भी ये चीज हमें देखने को मिली जब कुशल भुरतेल आउट थे, लेकिन वो आउट नहीं दिया गया और कुशल भुरतेल ने वहां पर 10 रन और जोड़े। कुशल 40 पे थे जब एलबीडब्ल्यू हुआ था, लेकिन वो 50 पहुंच गए। वो 10 रन कितने इंपॉर्टेंट रहे आप खुद देखिए, अगर ये टीम यूएई हार जाता तो 10 रन इंपॉर्टेंट होता है। तो अंपायरिंग एरर दोनों के लिए होते हैं, इसीलिए हम कभी इन चीजों पर बात करते नहीं है। खैर, अब यहाँ पर अगर हम देखें डीआरएस वगैरह हो तो बात अलग है, हाँ वहाँ पर बात करनी जरूरी होती है कि आपका डीआरएस है, रिव्यू दे लिया, वो बात अलग है। खैर, ये बॉलिंग की बात हो गई। अब यार यहाँ चेस की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर भी वही हुआ है मोहम्मद वसीम के साथ जो कुशल भुरतेल के साथ में देखने को मिला। इनकी भी 2 कैचेस छोड़ी है और बोल्ड भी लगभग उसी तरीके से हुए हैं, सीधे बेल्स पे जाकर बॉल लगी और स्टंप कहीं ना कहीं गिर गया। 2 कैचेस यहाँ पे भी छूटी हैं। एक मेरे ख्याल से कुशल मल्ला ने छोड़ी थी, जी हाँ, कुशल मल्ला की अगर मैं बात करूँ, मुझे इस तरह से शॉट खेला था उन्होंने, यहाँ पर वो कैच छूटा था कुशल मल्ला के हाथों, जबकि उनका लेफ्ट हैंड साइड ही वो कहीं ना कहीं था। और एक कैच ललित राजवंशी ने छोड़ी थी खुद फॉलो थ्रू में बॉलिंग कराते हुए, बहुत टफ था वो, बहुत तेजी से आई थी, लेकिन ऐसे कैचेस होते हैं, हमने देखे भी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट है ये, तो ऐसे यानी 2 ड्रॉप आप कह सकते हैं। मोहम्मद वसीम को 2 चांस मिले और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं 46 यहाँ पर जरूर 45 किए, लेकिन उन्होंने एक तेज शुरुआत जरूर टीम को दिला दी है। और उसके साथ साथ आर्यन शर्मा सिर्फ उनका साथ दे रहे थे एक रन से निकाल के। बिल्कुल सही कहा आपने, और प्रेशर तो खैर वो रिलीज नहीं कर पा रहे थे आर्यन शर्मा। 25 रन 26 बॉलों में चेस कर रहे हैं आप, बहुत स्लो इसी बिल्कुल। और ओपनर्स हैं, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से आप लोग, और पिच ऐसी नहीं है जहां डेट्रॉयट हो रही हो, टूट रही हो, ऐसी पिचेस नहीं है, टॉप पिचेस, बेहतरीन पिचेस बनाई हैं टीयू में, जैसा हम जानते हैं। अब तो मुल्तानी की भी सुधर गई है, अब तो हैरानी ये भी है कि मुल्तानी का भी ग्राउंड इतना टॉप हो गया है, टीयू भी खैर वो तो था ही, लेकिन वहां पर अगर आप इस तरीके की इनिंग खेलेंगे 25 रन 26 बॉलों में, कोई बात नहीं। मोहम्मद वसीम थे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ भाई, आप दोनों जगह से थोड़ी फायर करेंगे, इट्स ओके। लेकिन वो आउट हुए, फिर आपने क्या किया, आप भी आउट होकर पैक कर वहां पर पेविलियन में जाकर उनके साथ बैठ गए, ये गलत हो गया ना, फिर आप पर ब्लेम आएगा। फिर अभी भी यूएई को तलाश है कि कोई ओपनर हमें मिले जो मोहम्मद वसीम जैसा हो या उनका साथ ही दे दे कम से कम। बिल्कुल सही कहा आपने, 51 बॉलों में 51 रन बनाए हैं दोनों ने। ये आप देखिए किस तरीके की इनिंग रही है ये, जबकि आपको एक तरफ से फ्लाइंग स्टार्ट मिला है। आपकी टीम 70 रन पर 0 विकेट थी और आपके ओपनर में से 1 और 1 डाउन, 51 मिलकर 51 बॉलों में 51 रन बना रहे हैं। आप खुद देखिए कितना ज्यादा शेल में और कितनी ज्यादा नेगेटिव क्रिकेट इन 2 प्लेयर्स ने खेली है, और कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा प्रेशर रहा, जो नीचे और आते आते जो लगातार विकेट उसके बाद एक गिरते चले गए। गुलशन झा ने टीम की वापसी जरूर कराई, बॉलिंग की बात आगे जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पहले बैटिंग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद विद्यारविंद और विद्यारविंद जो रनआउट हुए, कमाल निकला था यार से, वो जब डिफेंस ने किया था, क्या कह दिया, वाव निकला था, कमाल। पहले तो वो फील्डिंग रोकी, शायद चौका हो जाता शायद, लेकिन उसके बाद फिर थ्रो भी कमाल की फील्डिंग थी। वो दीपेंद्र सिंह एरी जैसे फील्डर, इसमें कोई हैरान नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हैरानी होती भी है। वो इतनी दूर थी वो बॉल, आपने उसे ग्रैब किया, फिर उठे, फिर आपने उसको रन आउट भी किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे। बहुत लाजवाब फील्डिंग रही है, लेकिन टॉप फील्डर से ऐसी उम्मीद रहती है, अगर आप कैच पकड़ लें तो भी इट्स ओके, लेकिन छोड़ दे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या हो गया। ऐसे फील्डर है दीपेंद्र सिंह। बिल्कुल सही कहा, वो हमारे मुंह से एकदम से जब मैच देखे तो एक ही वर्ड बेस्ट है, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट, बेहतरीन फील्डिंग रही है, विकेट उनकी शानदार रहती है। उसके बाद आसिफ खान फिर से थ्रो किया उन्होंने विकेट, जो इस पूरी ट्रांजिशन सीरीज में करते आए हैं। एक बार उन्होंने फिर से विकेट थ्रो किया, जैसे हमने कहीं अपने वीडियो में भी कहा था मैच व्यू के हिसाब से कि आसिफ खान का जो डाउन है वो थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आज अलीसन शराब को ऊपर जरूर भेजा था, लेकिन वो भी अपना विकेट कहीं ना कहीं थ्रो कर चले गए। गुलशन झा ने यहाँ पर टीम को वापसी जरूर कराई थी जब उन्होंने, अगर मैं कहूँ मोहम्मद वसीम को जब बॉलिंग मारा था। खैर बॉलिंग की बात आगे जरूर करेंगे। उसके बाद यार एक चीज़ इस पूरे एनालिसिस में, इस ट्रांजिशन सीरीज के एनालिसिस में आपने हमारे यूएई के मैचेस में जरूर सुनी होगी, वो ये है कि मोहम्मद वसीम के बिना चलने के बावजूद भी टीम जो है अच्छे रन तक पहुंच रही है। ये आप में से कितने लोगों ने सुना है हमारे एनालिसिस में, आपको याद होगा, डेफिनेटली ये लाइन तो याद होगी। इसका एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि इसका फायदा क्या होता है, वो आज हमें एक और बात। बिल्कुल जी हाँ, 163 रन बनाने थे, मोहम्मद वसीम ने 46 बनाए, उसके बावजूद 45 माफ कीजिएगा 46 आ रहा है, 45 बनाए, उसके बावजूद भी टीम को 118 रन चाहिए थे। इतना आसान भी नहीं था। उसमें विद्या अरविंद और आर्यन शर्मा आप कह सकते हैं नेपाल की तरफ से खेल रहे होगा, या फिर उनके सपोर्ट वो आसान कर रहे थे काम, इतना स्लो इनिंग खेल कर। उस पर भी एक टीम का कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि अभी भी हम जीत के लिए जाएंगे, अभी भी हम कर सकते हैं। और जिस तरीके की इनिंग लास्ट में सारे प्लेयर्स की रही
रही है। अविनाशी ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद अगर हम देखें अयान अफजल खान ने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने अविनाश 19वें ओवर की लास्ट बॉल पे जिन्होंने थर्ड मैन पे जो कट निकाला वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बाउंड्री रहा था, वो रहा। देखिए आप सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहा। और बासिल हमीद की तो क्या कमाल की रही है, जो हम कह रहे हैं कि बासिल हमीद एक बेहतरीन फिनिशर के रोल में सूट कर रहे हैं यूएई के लिए टूर्नामेंट में। उसके बाद विद्या अरविंद, आर्यन शर्मा, मोहम्मद वसीम के बाद का मैच कैसे देख रहे हैं? जरूर बहुत बेहतरीन रहा है। आलिशान शराफू भी आउट होकर चले गए वहां पर 13 रन। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन उसके बाद जो मैच हुआ है वो पूरा वन एंड ओनली बासिल हमीद वर्सेस कहना होगा बॉलर्स था, नेपाल था, वही खड़े थे वहां। लेकिन अयान खान ने जिस तरीके से वो चौका मारा, क्लेवर दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने, जहां एकदम कहना होगा कि स्पॉट पर बॉल थी, वो बहुत मुश्किल होता है वहां से उठा पाना। अंदर भी अंदर आ रही थी वो बॉल, लेकिन उन्होंने अपने कलाई का इस्तेमाल ऐसा किया, थर्ड मैन का गैप उन्होंने ढूंढा और वहाँ मिस फील्डिंग हुई और वो चौका चला गया। तो वो बहुत क्रुशियल चौका था। उसके बाद जो बासिल हमीद ने डीप कवर के एरिया में मारा था, वो एक जो दीपेंद्र सिंह यानी ने फील्डिंग कर लिया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था कि हाँ शायद वो चौका हो सकता था, शायद, क्योंकि वो होता है फील्डिंग में हो जाता है, ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छक्का मारकर जो जीत दिलाई है। बासिल हमीद यूएई के लिए इस वक्त बहुत बड़े एक कहना होगा एक्स फैक्टर है। वो अकेले किसी भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। वो इस रिदम में और इस रन ऑफ फॉर्म में अभी चल रहे हैं। चाहे कितना ही बड़ा टोटल हो, 5 ओवर में 60 चाहिए हो, 50 चाहिए हो, वो आराम से कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा आंखें उनकी इस वक्त जम चुकी। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त जम चुकी है। इस वक्त वो कहीं ना कहीं रिदम और फॉर्म में जरूर नजर आ रहे हैं। और फिर एट द एंड इस मैच को यूएई ने मेरे ख्याल से एक बॉल रहते हुए जीत लिया और एक बेहतरीन क्लाइमैक्स वाला ये गेम जो है फिनिश किया और यूएई ने स्टैंड से सीरीज को जीत लिया। नेपाल ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैचेस नेपाल ने जीते 4, लेकिन यूएई ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं। लेकिन ट्रॉफी लिफ्ट वो करने वाली है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यही क्रिकेट है और यही कहीं ना कहीं क्रिकेट का रोमांच जो है वो निकल आता है। यही चीज़ हम भी वर्ल्ड कप के रिलेटेड कहीं ना कहीं कह रहे थे कि अगर हम इंडिया को देखें तो लगातार मैचेस वो जीत रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो होना है वो सेमीफाइनल और फाइनल में। तो ऐसा नहीं है कि पहले 2015 2019 में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। न्यूजीलैंड लगातार अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बड़ा टेस्ट वहाँ पर होना है सेमीफाइनल में, क्योंकि टीम कितनी भी मैच जीतती हुई चली जाए, उस पर्टिकुलर डे पर आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज के डे में नेपाल कहीं ना कहीं इसमें चूका जरूर है। ये बात हो गई हार जीत की, लेकिन एट द एंड दोनों के लिए बहुत बेहतरीन लर्निंग, जिस मकसद से टूर्नामेंट रखाया गया था वो मकसद में तीनों टीमें कामयाब हुई और नेपाल और यूएई भी कामयाब हुई है। एक चीज जो हमें खटक रही थी कि यहाँ पर जो माफ कीजिएगा कि नेपाल की जो लोअर ऑर्डर का जो टेस्ट अभी नहीं हुआ, देखिए आज टेस्ट हुआ और वो फेल हो गया। इसी चीज का हम कहीं ना कहीं अलार्म दे रहे थे कि एक उनका टेस्ट होना जरूरी है और ये चीज इससे पहले हुई नहीं। अब क्या कर सकते हैं, पहले के बैट्समैन ले गए, लेकिन आज टेस्ट हुआ तो इस चीज में कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए। एंड बॉलिंग की यहाँ बात की जाए, एक चीज वहां पर डेलग्रेट की वापस से सही साबित हुई जो आपने कहीं ना कहीं कही थी आज। बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार एनालिसिस में हम हाँ बिल्कुल। पावर प्ले में यहाँ विकेट नहीं मिला है, पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, सोमपाल से नहीं, करण से नहीं, तो ये ऑब्वियसली होना था क्योंकि प्रेशर जो है मोहम्मद वसीम को आप अगर, क्योंकि कैच भी उठे हैं, कैच बिल्कुल जरूर उठे थे, अब नहीं पकड़ेंगे तो ऑब्वियसली है इससे मोरल डाउन होगा बॉलर का। लेकिन यहाँ पर 2 ओवर में 28 रन सोमपाल और ललित राजवंशी का भी बहुत क्रूशियल रहा है। 4 ओवर में 33 रन उन्होंने दिया, लेकिन विकेट नहीं मिला। आप डिफेंड कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ विकेट्स की दरकार। बॉल्स आप ज्यादा यहाँ खिला नहीं सकते क्योंकि विकेट्स चाहिए, क्योंकि बॉलर यहाँ पर 2 बॉलों में अगर 7 रन 8 रन भी चाहिए तो वो छक्के के लिए जाते हैं, सारा प्रेशर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मैं, क्योंकि जो काम अयान ने किया यूएई के लिए वो एग्जैक्टली काम ललित का आज था इस ग्राउंड पर, लेकिन वो करने में कामयाब कहीं ना कहीं नहीं रहे। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, ललित थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज उनका ऐसा लग रहा था थोड़ा सा ढीला नजर आ रहा था, शायद फिटनेस हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन खैर वो जब आप मैच में खेल रहे हैं तो फिर पूरी तरह से आप एक प्लेयर हैं, आप एक वॉरियर हैं और आपको उस टीम के लिए वो करना है जिसमें ललित आज फेल हुआ जरूर। और करण को थोड़ा सा देखना होगा कि स्लॉट एरिया से थोड़ा करण काफी स्लॉट एरिया से बॉलिंग, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी हमने करण को एक्सपेंसिव स्पेल डालते हुए देखा है वो ज्यादातर बॉलिंग स्लॉट एरिया में रखते हैं। आज भी जो उन्होंने छक्का खाया बासिल हमीद से एक लॉन्ग ऑफ पे, और फिर उसके बाद मैच जीतने वाला तो वो तो अलग था, लेकिन जो लॉन्ग ऑफ पे खाया था वो वही था, एकदम स्लॉट एरिया में है, बल्लेबाज के एकदम रडार में है।
आप थोड़ा सा फर्स्ट टाइम नहीं है, हमने जब भी देखा है उनको वो स्लॉट एरिया में ज़्यादा रखते हैं बॉलें, लेकिन थोड़ा सा अगर सीनियर प्लेयर्स को यहाँ पर ज़रूर स्टेप अप करना होगा अपने इंपॉर्टेंट मैचेस में, रीजनल फाइनल्स में। देखिए आज 6 ओवर में विकेट नहीं मिला तो इसका खामियाजा आज टीम को भुगतना पड़ा है। अविनाश भौरन ने अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी बॉलिंग आज बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग रही। बिल्कुल 4 ओवर में 27 रन, 2 विकेट भी निकाले उन्होंने, और कुशल मल्ला ने भी एक अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्म किया है, 3 ओवर में 16 रन 1 विकेट। ये थोड़े की फैक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं, टीम को बीच में इन्होंने वापसी कराई। कुशल मल्ला ने, गुलशन झा ने बीच में बहुत अच्छी वापसी कराई। तो यहाँ एक्स्ट्रा जो बॉलर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा टीम को वापस लेके आए, गेम में कोशिश की है, लेकिन आज जो है उल्टा पड़ गया कि आज जो मेन बॉलर्स हैं सोमपाल, करण और उसके बाद ललित, वो आज फेल। बिल्कुल, और यही चीज़ है डेल क्रिकेट की बात सही हुई कहीं ना कहीं, जो आप लगातार अपने वीडियोस में कहा, बॉलिंग वीडियो में कहा कि शुरू के 6 ओवरों में कहीं ना कहीं जिस टीम की पकड़ ज़्यादा मजबूत दिखेगी वो कहीं ना कहीं मैच में रह सकते हैं। और आज देखिए शुरू के 6 ओवर में नेपाल को विकेट, इसमें ख्याल से पूरी सीरीज में पहली बार नेपाल को नई बॉल से विकेट नहीं मिले शुरू के 6 ओवर में, और आप रिजल्ट देख सकते हैं टीम जो है वो हार गई। वो तो फिर भी आपको दाद देनी होगी कि जिस तरह से 70 पे 0 था यूएई, वहां से बाकी बॉलर्स ने जो वापसी कराई है, गुलशन, कुशल और अविनाश भौरन ने, उनको क्रेडिट जाएगा कि कमाल की वापसी कराई है, और होप जो है वो लास्ट गेम तक कहीं ना कहीं बनाए रखा। तो ये उन बॉलर्स को कहीं ना कहीं क्रेडिट जाएगा, और ये उन बॉलर्स का एक बहुत अच्छा टेस्ट हो गया कि रीजन फाइनल से पहले उन्होंने बॉलिंग कराकर एक इतने क्रंच सिचुएशन से टीम को निकालकर इस तक यहां तक कम से कम गेम को पहुंचाया जरूर है। तो ये है नई बॉल से विकेट लेना मस्ट होगा सोमपाल करण के लिए रीजन फाइनल्स की अगर हम बात करें। ये आज कहीं ना कहीं चूके हैं, और ललित भी कहीं ना कहीं आज रन के लिए चूके हैं। तो ओवरऑल इस एनालिसिस में इतना ही। कांग्रेचुलेशंस, काफी बेहतरीन अच्छा क्रिकेट खेला, और क्रिकेट भी बहुत अच्छा था यार। मोहम्मद वसीम ने आज लाजवाब फील्डिंग की है, बेहतरीन। उन्होंने जो कैच पकड़ा था एक, वो भी कमाल का था, जब उन्होंने डाइव मार के ऊपर उछल जबरदस्त की, उन्होंने बाउंड्री पर कहीं ना कहीं एक बॉल रोकी थी और 2 शायद उन्होंने कैचेस पकड़े, तो बहुत कमाल की फील्डिंग रही। आज इन्वॉल्व बहुत रहे एज अ कैप्टन भी, एज अ फील्डर भी, और एज अ बैटिंग यूनिट में उन्होंने रन्स किए हैं। तो ड्रॉप कैचेस वो पार्ट ऑफ मैच होते हैं, वो कुशल बुरतल के भी छूटे थे, लेकिन आज डैन मोहम्मद वसीम की आज कप्तानी और उनकी फील्डिंग काफी ज्यादा दुरुस्त और काफी बेहतर रही है। आज यूनाइट जो है 11 के 11 प्लेयर्स यूएई के ज्यादा नजर आए इन कंपेयर टू नेपाल। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बदल क्रिकेट चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, एशिया रीजन फाइनल्स में और बड़े-बड़े घमासान होने बाकी है। बहुत मजा आएगा जब पहली बार ओमान वर्सेस नेपाल देखने को मिलेगा, हांगकांग वर्सेस यूएई। हांगकांग ने लास्ट मैच में रौंदा है यूएई को, हांगकांग वर्सेस यूएई एक धमाकेदार मैच होगा, कुवैत वर्सेस बहरीन होगा, वो एक कमाल का मैच होगा। तो इस सारी की कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेल डन गाइस, वेल डन दोनों टीमों के लिए, और सीरीज भी काफी बेहतर रही।